Honorable Member Mohammad Daniel Saab. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब। मैं ये कहूँगा कि हमें तो 10-10 मिनट आप दे रहे हैं। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो पिछले 16 नहीं हमारे लिए स्पीकर हैं। एक तो हम इज्जत दे रहे हैं, आप उसमें भी आपको मसला है स्पीकर साहब। तो आई विल एड्रेस यू एज स्पीकर सिंस यू आर ऑन द चेयर। Since you are on the chair, I'll address you as a speaker. Hope you will not mind. तो सर without further ado, हमें आपने 10 मिनट दिए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट माशाल्लाह पिछले 15-16 साल से बजट पेश कर रही है। कम से कम 16 मिनट तो देने चाहिए थे। अभी दिए सर, देंगे। मेरी तरफ से तो आपको 20 मिनट में दे दूं, मगर आपके जो पहली बातचीत हुई थी मैं उससे अपना दूर नहीं हटना चाहता। अच्छा सर, हम खुर्शीदी साहब आएंगे और कहेंगे जी हमने ये बात की थी, तो मैं इसलिए जो मुझे कोई एतराज नहीं, मगर आपने पहले बात कर ली थी, इसलिए जो 10 मिनट के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। वेलकम सर। अच्छा सर, द थिंग इज़ के ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे कुलीग इमदाद पताफ़ी ने बहुत अच्छी बात की, और उन्होंने जो बात की उससे सेंस प्रिवेल किया, और हम लोगों ने भी यहाँ से कोशिश की कि हम किसी वक्त भी हमने आपकी सीनियर लीडरशिप को कहीं पे भी टारगेट नहीं किया। लेकिन जो भी बदमज़गी हुई अभी तक वो सिर्फ इसलिए हुई कि हमारी सीनियर लीडरशिप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टारगेट किया गया, इसीलिए हमने जवाब दिया। वरना हम भी नहीं चाहते कि इस तरीके से डेस्क बजे और असम्बली का माहौल जो पिछले 2 या 3 महीने से सही अच्छा चल रहा है, कॉर्डियल चल रहा है एज फार एज वर्किंग रिलेशनशिप इज कंसर्न, वो ख़राब हो। सो सर, कमिंग बैक टू द बजट, हम जब इस असम्बली में आए तो 80% ऑफ द ऑपोजिशन बेंचेस एज फार एज MQM इज कंसर्न, 80% लोग जो है वो नए हैं। तो हमें ट्रोल भी किया गया कि यार आप लोग नए हैं, आप सीख जाएंगे, आप कर जाएंगे। तो उसमें हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैं कहूँगा कि बहुत ख्याल रखा। ऐसे तो मैं भी नया हूँ ना। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारा बड़ा ख्याल रखा, इसमें मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनकी टीम उनको मेरा शुक्रिया दे कि जो उन्होंने बजट पेश किया वो बिल्कुल वैसे ही है जो 2010 में पेश हुआ, सिर्फ उसमें नंबर्स का फ़र्क है। वो जो नंबर्स का फ़र्क है वो ऑब्वियसली इकॉनमी बढ़ रही है, GDP बढ़ रहा है। आज सिंध का GDP तकरीबन $200 बिलियन का है, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, जहाँ तक बात रह गई, मैं बहुत सारी बातें हमारे ट्रेजरी बेंचेस से भी हुई हैं, जो गिले शिकवे हैं हमारी तरफ से भी हुए हैं, तो मैं नंबर क्रंचिंग पे नहीं जाऊँगा। मैं कुछ तनकीद बराए तामीर करना चाहूँगा, और उसको भी वैसे ही लें। सर, लास्ट ईयर आपने रफली पीपल्स पार्टी ने जो बजट पेश किया था वो 2300 बिलियन रुपीज़ का था, और इस साल तकरीबन 30-32% इंक्रीज़ के साथ 3000 अरब रुपए का आपने बजट पेश किया है। अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट लें, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक क्लियरली मेंशन कर रहा है कि एवरेज इन्फ्लेशन जो रही है वो 28% रही है, एंड इफ़ यू विल ऑल्सो फैक्टर इन दी पॉपुलेशन ग्रोथ इन सिंध, तो आपका जो बजट पेश हुआ है उसको अगर आप 30 या 32% पे रखते हैं तो वो बिल्कुल उतना ही हुआ है जितना पिछले साल हुआ था। जब आप ये दोनों चीज़ों को फैक्टर इन करेंगे तो उसके अंदर कोई भी एलोकेशन एक्स्ट्रा नहीं बनती। जितने लोग बढ़े और जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी, अगर पहले 1860 रुपये का गंदम आ रहा था तो अभी तो 4000 रुपये का गंदम है। तो जो एक आम आवाम है उसके लिए उसको कोई रिलीफ नहीं मिला है, ना उसके ऊपर कोई ज़्यादा स्पेंडिंग हुई है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ कि ये बजट बिल की बुक है, बजट बिल की बुक मैंने थोड़ी पढ़ने की कोशिश की, तो इसके पेज नंबर 1 पे एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, टू रैशनलाइज लेवी एंड एनहांस सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ इन द प्रोविंस, पेज नंबर 1। पेज नंबर 13, सर सेम चीज़ पे, इन ऑर्डर टू रैशनलाइज लेवी एंड एनहांस टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ टू अमेंड सर्टेन लॉज इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, लिखा यही गया है। शुरू भी इसी से हुआ है और ख़त्म भी इसी पे हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपको 2011-12 के अंदर सिंध के अंदर सेल्स टैक्स जमा करने के लिए इजाज़त मिली, तो उस वक्त सिंध का जो टोटल बजट जमा हो रहा था वो 28 बिलियन रुपीज़ हो रहा था 11-12 के अंदर। आज 2023 की जो फिगर्स हैं और जो आपका वो 185 बिलियन रुपए हैं। 185 बिलियन रुपीज़ में से सिर्फ और सिर्फ 2 बिलियन रुपीज़ एग्रीकल्चर से आता है। पाकिस्तान के GDP का 30% एग्रीकल्चर दे रहा है, और सिंध के अंदर हमारे पास कोई कलेक्शन नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि इस ऐवान से पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर हुई,
सिंध इस चीज़ में पहल करे कि जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, मैं छोटे हारी किसान की बात नहीं कर रहा, सेक्रीफाइस करें और जस्ट सेक्रीफाइस करें कि जो लोग 100 एकड़ प्लस के होल्डिंग्स के अंदर रखते हैं ज़मीन, उनके ऊपर आप टैक्स लेवी करें। आज वो हमारे भाई टोटल 1000-2000 रुपये एकड़ देते हैं, विच इज़ मीगर। वो पीनट्स भी नहीं आते आज तो, मतलब 1 मन आटा भी नहीं आएगा उसके अंदर जितना वो अपने एकड़ के ऊपर टैक्स दे रहे। अगर ये टैक्स लेवी किया जाता है तो कम से कम भी जीडीपी के हिसाब से 200 बिलियन रुपीस की आमदनी होनी चाहिए 10% टैक्स लेवी करने से। लेकिन 10% ना करें, 5% करें, 5 नहीं 2.5 करें, कम से कम आपको 75 अरब रुपए मिलेंगे, जो कि आपका 50 अरब रुपए का खसारा दूर करेंगे। उससे हारी के ऊपर या किसान के ऊपर किसी पे असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं वो उसके अंदर उनके ऊपर ये टैक्स आएगा। सर बहुत सीएम साहब ने भी बहुत उसको अपलॉड किया कि जी जब 2022 के अंदर फ्लड्स आए और सब लोग हमारे कोलीग्स ने भी ट्रेजरी बेंचेस से उस बात पे बहुत तालियां बजाई कि जी फ्लड्स आए थे और फ्लड के अंदर 500 मिलियन तकरीबन डॉलर हमने इकट्ठा कर लिए। तो सर एट द एंड ऑफ द डे ये डोनेशन है, एड है, खैरात है। 2010 में भी यही हुआ था। 2010 में भी बहुत मैसिव फ्लड्स आए थे और पूरा सिंध डूब गया था। आज आप देखिए, हमने उस वक्त भी तकरीबन 500 मिलियन डॉलर लगाया सिंध के अंदर, आज भी हम 500-600 मिलियन डॉलर लगाने जा रहे हैं, घर बना के दे देंगे। लेकिन जब उसी गांव में आपका लाड़कानों में, दादू में, कंबर में, शहदादकोट में जब फ्लड आएगा, उसका माल मवेशी, उसकी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, उसका घर सब डूबेगा। इवन अगर आपका घर जो आप बना के दे रहे हैं जो अगर फ्लड प्रूफ है तो आपका माल मवेशी उसका डूब जाएगा, आपका सारा का सारा पैसा डूबेगा। आप जो उसको सोलर लगा के देंगे वो उसके ट्यूबवेल्स खराब करेगा। तो रादर देन कि हम ये घरों पे और इस चीज़ के ऊपर ये अपने 600 मिलियन डॉलर जो हम खर्च कर रहे हैं, हम चेक डैम्स बनाएं, हम स्मॉल डैम्स बनाएं। इससे आपका सिंध का जो रकबा है जो इस वक्त बगैर काश्तकारी के है, जो बैरन पड़ा है, जहाँ पे सेम है, थोर है, उसके अंदर आप उसको आप आबाद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके मैनिफेस्टो में लिखा है चुनो नई सोच को। तो भाई 2010 में भी यही सोच थी कि बाहर से पैसे लेंगे, घर बनाएंगे। 2022 के फ्लड में वो वापस घर डुबो देंगे और 2028 में 26 में दोबारा फ्लड आएगा, वही पैसा हम दोबारा खैरात में लेंगे और वही हम दोबारा खर्च करेंगे। तो उससे हमें निकलना चाहिए, हमें उसको एक सही जगह पे सही तरीके से पैसा लगाना चाहिए। सर कराची के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि जी कराची के अंदर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, उसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल भाई की निज़ामत में 25 वेंटिलेटर्स थे, MRI मशीन थी, एक्सरे मशीन थी। आज वहाँ पे 25 में से सिर्फ 5 वेंटिलेटर चल रहे हैं। MRI मशीन, एक्सरे मशीन, NCT स्कैन मशीन इज़ नॉट वर्किंग। तो आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर एंड द हेल्थ मिनिस्टर टू लुक इनटू इट और वहाँ पे उसको वो करें। सर केई का बहुत बड़ा मसला है कराची के अंदर, नेपरा के अंदर आता है। शुरू के सेशंस के अंदर हमारी जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि हमने लड़ झगड़ के जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल फेडरल से लिया, तो फेडरल से हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट से और हम केई की चीज़ों को भी हम वापस लें। जब हमारे एनर्जी के मिनिस्टर और लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर अभी गए, लॉर्ड माउंट बैटन थे आखिरी वाइस रॉय ईस्ट इंडिया कंपनी के इस मुल्क में, और केई के एक और यहाँ पे लॉर्ड माउंट बैटन बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उनसे जब कहा गया कि भाई आप फीडर बंद कर देते हैं तो आप एक FCR है जो फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन है, उसके अंदर आर्टिकल 40 के तहत आप पूरे के पूरे गाँव को सज़ा देते, तो आप ऐसा ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं 5 करोड़ रुपए साल की नेपरा को पेनल्टी दे दूंगा। ही वॉज सो एरोगेंट दैट होल ऑफ द ऑपोजिशन इंक्लूडिंग जमात इस्लामी, PTI, MQM एंड द ट्रेजरी बेंचेस विद 2 सीनियर मिनिस्टर्स, उसने ये कहा कि मैं 5 करोड़ रुपए दे दूंगा लेकिन लोगों का बंद करूंगा बिजली, चाहे वो किसी पंपिंग स्टेशन की बिजली हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल की बिजली हो। तो इट इज़ हाई टाइम कि जी गोरे को गए हुए 75 साल से ऊपर हो गया इस मुल्क से, कि जो है वो उन्हीं की बनाई हुई कंपनी थी लेकिन उनका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ।
तो हमें बहुत शदीद इस वक्त ज़रूरत है कि हम केई को मोनोपली उसकी ख़त्म करें, और अगर हम मोनोपली नहीं ख़त्म कर सकते तो कम से कम उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें सूबे के पास आनी चाहिए, ताकि सूबाई मिनिस्टर के वो नीचे हो और उसको वो जवाबदेह हो, रादर देन के उसके साथ वो मुँह जोरी करे और कहे कि जी मैं 5 करोड़ रुपये दे दूँगा, हम उसके ऊपर 5 अरब रुपये लगाएं। सर मेरे हल्के की मैं थोड़ी सी बात करूँगा। मेरा हल्का है PS 104, जिसके अंदर महमूदाबाद 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, PCHS ब्लॉक 2, ब्लॉक 6, गुलशन ज़हूर, शबीराबाद, बेंगलोर टाउन, फरहान सोसाइटी, अरबाबाद 8C। मेरे पड़ोसी भी हैं ऑनरेबल लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर, तो पड़ोसी की हैसियत से मेरा हक भी ज़्यादा बनता है, और इनको मैं इनको मेरी रिहाइश और इनकी रिहाइश भी पड़ोस की है, और इत्तेफाक से मेरे उल्टे हाथ पे ही हैं, तो यहाँ पे भी पड़ोस हो गए। तो इस्लाम के अंदर पड़ोसियों का हक बेइंतहा है। अब तक मैंने इनसे एक बात कही थी, इन्होंने पूरी की, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और अभी मानसून आ रहा है सर, आई वुड लाइक कि आप थोड़ी सी मेरी बात सुन लें सईद भाई। इसके अंदर सर अभी जो, अच्छा ठीक है जी, तो इसके अंदर सर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि हमारी जो PS है, इसके अंदर 17 UCs का सारा पानी इंक्लूडिंग शार फैसल, शार कैदीन एंड शहीद मिल्लत होते हुए जाता है, जिसके अंदर PCHS ब्लॉक 6 का पूरा एरिया डूबता है, लोगों के घरों में 6-6 फीट पानी होता है, कराची एडमिन के अंदर पानी होता है, महमूदाबाद 6 नंबर के ऊपर पानी होता है। महमूदाबाद 6 नंबर पे टोटल एक दीवार बनानी है, 5-6 लाख रुपए की है, वो बनवा दीजिए। और बाकी नाले की अब तक सफाई शुरू नहीं हुई है, जैसे इंटीरियर सिंध के अंदर हमारी बहन भी कह रही थी कि बदीन के अंदर भी वो सेम नालों की सफाई नहीं हुई है, इसी तरह कराची में बरसाती नालों की सफाई नहीं हुई है। तो हमारा उनका हाल जो है वो एक ही है, उनके यहाँ सेम नाला है, हमारे यहाँ बरसाती नाला है। सिंध में हर 3-4 साल बाद इंटीरियर के अंदर फ्लडिंग होती है। कराची जो कि अर्बन सिंध का हिस्सा है, उसके अंदर हर साल फ्लडिंग होती है, हर साल डूबता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो चाहे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सबसे ज़्यादा मेरी PS इफेक्ट होती है, जो कि PS 104 है। प्लस सर पानी का बहुत बड़ा इशू है। पानी हमारे पास गुलशन ज़हूर हमारा एक एरिया है, महमूदाबाद 5 नंबर है, ये 2 हमारे एरिया बहुत अफेक्टेड है पानी की वजह से। तो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर नहीं आ रहा वहाँ पे पिछले 1 साल से। तो उसके लिए भी अगर वहाँ पे जनरेटर के ऊपर पानी डीजल मिल जाए, अगर जनरेटर पे वहाँ पे 2 घंटे या 3 घंटे का एक्स्ट्रा डीजल मिल जाएगा तो वहाँ पे भी पानी आ जाएगा। मैंने हल्के की बात पहले इसलिए कर ली क्योंकि टाइम ना ख़त्म हो जाए। सर इसके अंदर सर, इसके अलावा सर खत्म हुआ है, आप ग्रेस पे चल रहे हैं। ओके सर, आई जस्ट नीड 1 मिनट। थैंक यू वेरी मच सर। सर हब से हमारे पास पानी आना है 65 MGD इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी हमारे ऑनरेबल लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर के पास चीज़ है। 1 बिलियन रुपीस पर मंथ खर्च करना है। मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको इमीडिएटली खर्च करें, पैसे को डिलीजेंटली, और इसको मेक श्योर करें कि ये पानी हमें इस साल मिले, क्योंकि पानी किसी भी इंसान के लिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमोडिटी। अगर पानी नहीं होगा तो इंसान एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करेगा। कल भी महमूदाबाद का मैं उनको बताऊं हाउस को कि महमूदाबाद में कल रात 12 बजे तक अपने हल्के में था, महमूदाबाद 5 नंबर से 6 नंबर तक एहतजाज हो रहा था, और सिर्फ पानी की वजह से हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे KE की लोड शेडिंग की वजह से पानी नहीं आ रहा था। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी। दूसरा, धाबे जी इकनॉमिक जोन हमारा CPEC के अंदर आता है, उसको हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसको जल्द से जल्द बनाएं और उसको कनेक्ट करें दूसरे और इकनॉमिक जोन्स के साथ। तो वो हम लोग उसको देखें। सेफ सिटी का हमारा प्रोजेक्ट है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे चाइना के साथ, उन्होंने सेफ सिटी का मुआहदा किया है, तो उनसे पूछा जाए कि उन्होंने सिंध के लिए क्या किया, हम सिंध के लिए क्या लेंगे उसमें से। दानियाल साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।